दोस्तों आज आपके लिए 3 बड़े स्कैम और फ्रॉड के केसेस लेकर आया हूँ। केसेस सुनकर आप खुद सोचिएगा कि एक्चुअल में उसके पीछे चल क्या रहा था। किसी किसी केसेस में तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। इन केसेस ने इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा लॉस दिया था। तो डिस्कस करेंगे आज इन सब केसेस के बारे में। दोस्तों ये जो पहला जो केस का डिस्कस हम जो करेंगे वो है 2G स्पेक्ट्रम केस। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग करीब यहाँ 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। करीब 2 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया था। एक थे ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर थे उस टाइम, और कन्नी मौजी। इन दोनों के बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये 2G स्पेक्ट्रम क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। 2G स्पेक्ट्रम या सेकंड जनरेशन स्पेक्ट्रम। दोस्तों पहले तो ये समझ लो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो ये एक टाइप का इनविजिबल रूट है जो हर जगह है, जो आपके मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन टावर के बीच में जो वेव जाता है जैसे माइक्रोवेव, तो ये इसी रूट से होकर जाता है और ये हर जगह है। तो अब इस रूट को भी गवर्नमेंट ओन करती है क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है। अब जो टेलीकॉम कंपनीज होती है वो इन रूट्स को गवर्नमेंट से खरीदती है, क्योंकि वो जब टावर लगाएंगे तो इसी इनविजिबल रूट या स्पेक्ट्रम के थ्रू जो कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव या एफएम रेडियो वेव होते हैं वो इसी से ट्रैवल करती है। अब आते हैं केस पर। केस है क्या? अब 25 सितंबर 2007 में टेलीकॉम मिनिस्ट्री स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए एक डेडलाइन तैयार करती है कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2007 तक। 1 अक्टूबर आते आते टोटल 46 फर्म्स ने स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाली। अब क्या है, 2 नवंबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इधर ए राजा जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनको लेटर लिखकर कहते हैं कि भाई ठीक से कंपनीज को स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देना। लेकिन ए राजा जी ने पीएम के सारे रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया। अब क्या होता है, 10 जनवरी 2008 को इधर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम बेचना इधर स्टार्ट कर देती है। दोस्तों ये स्पेक्ट्रम वो 2 तरीके से बेच सकते थे। पहला तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहला है स्पेक्ट्रम उसको बांट दो, और दूसरा ऑक्शन करवा के। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले तरीके को चुना, स्पेक्ट्रम की प्राइस फिक्स कर दी और जो पहले आया उसको स्पेक्ट्रम बांटते गए। अब इधर स्पेक्ट्रम बांटा और कंपनीज ने स्पेक्ट्रम खरीद लिया। फिर जिन कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्पेक्ट्रम बांटा उन कंपनियों ने वही स्पेक्ट्रम और कंपनियों को, दूसरी कंपनियों को ऊंचे ऊंचे दामों में बेच दिया। तो दोस्तों फिर इधर कोर्ट को होश आया कि कुछ स्कैम हुआ है कि कंपनी इतने हाई रेट पर स्पेक्ट्रम को कैसे बेच सकती है दूसरे कंपनीज को। अब सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो गवर्नमेंटल करप्शन की तहकीकात करती है को इसकी इंक्वायरी करने बोल दी गई। अब क्या होता है, ए राजा 14 नवंबर 2010 को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से रिजाइन कर देते हैं। अब इस केस की तहकीकात होती रही। 18 फरवरी 2011 आते आते ए राजा जी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया जुडिशियल कस्टडी में। अब ये मत समझना कि जुडिशियल कस्टडी है तो जेल भेज दिया गया है, उस वक्त उनसे पूछताछ की जा रही थी। फिर इस केस के हियरिंग के लिए एक अलग से कोर्ट सेटअप किया गया, स्पेशल कोर्ट। फिर क्या होता है, अब आता है कैग का रिपोर्ट। कैग कॉम्पटल एंड ऑडिटर जनरल, ये जो कैग है ये एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर या जहाँ भी गवर्नमेंट कुछ चीज़ें खरीदती है बेचती है तो उसमें फिल्ट्रेशन का काम करती है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। फिर ये कैग एक रिपोर्ट निकालती है और उस रिपोर्ट में ये था कि ए राजा जी ने जो स्पेक्ट्रम जो बेची कंपनीज को वो उसके एक्चुअल मार्केट प्राइसेस से बहुत सस्ती दामों में बेचे और करीब इससे इंडिया में 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, या इंडिया को 1,76,000 करोड़ का यहाँ घोटाला हुआ। फिर 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट उन सारे स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को कैंसिल कर देती है जो 2008 तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंपनीज को बेची थी। फिर क्या होता है, कोर्ट इधर सीबीआई को इस केस की छानबीन करने के लिए बोल देती है। इसकी तहकीकात अब चलती रहती है और इस केस का भी वही हल होता है जो यहाँ के लगभग हर केसेस का होता है, तहकीकात चलते रहती है। फिर 2017 में स्पेशल कोर्ट ने ए राजा जी को सीबीआई के द्वारा कोई भी इनके खिलाफ प्रूफ ना देने की वजह से इन्हें और इस केस को क्लीन चिट दे देती है। वैसे केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कैग ने जो 2012 में जो स्टेटमेंट दी थी कि कुछ तो घपला हुआ है, उस वजह से तहकीकात अभी भी चल रही है। लेकिन 70% चांसेस है कि 1,76,000 करोड़ का यहाँ नुकसान तो हुआ ही है या घपला तो हुआ ही है। दोस्तों अब दूसरे स्कैम में आते हैं। अब जो दूसरा स्कैम है वो है कोल एलोकेशन स्कैम। इसमें इंडियन गवर्नमेंट को करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों इसको समझते हैं। भारत सरकार जो इंडिया के कोल रिजर्व को टाइम टाइम में इंडिया की हर छोटी बड़ी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को एलोकेट करते रहती है। मार्च 2012 में कैग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा था कि 2004 से लेकर 2009 तक कोल एलोकेशन से करीब भारत को 10,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वैसे कि ये एक एस्टिमेशन था
कैग ने जब तहकीकात की, ज़्यादा उसको एडवांस लेवल में उसको पूछताछ की गई, तो 1,86,000 करोड़ का टोटल लॉस बताया गया। अब मार्च 2012 में कैग के इस रिपोर्ट ने कोई करप्शन या स्कैम के बारे में तो बताया नहीं, लेकिन इससे इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान तो हुआ था। एक्चुअल में ये कोल ब्लॉक 2004 से 2009 तक कंपनीज को एलोकेट किए गए। इस एलोकेशन के लिए अलग से कमेटी बनाई गई, जबकि ये ऑक्शन में बिडिंग करवा कर भी कोल एलोकेट कर सकते थे कंपनीज को। अब अलग से कमेटी बैठाकर कोल एलोकेट की गई तो शायद कंपनीज ने रिश्वत दी होगी। अब अगर इनकी बिडिंग करते तो कोल के और ऊंचे दाम लगते। तो कैग ने यही कहा कि जब ऊंचे दाम लग सकते थे तो आपने क्यों इसकी ऑक्शन नहीं करवाई। फिर कैग ने इस रिपोर्ट को सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दी। सीवीसी ने इसकी तहकीकात का पूरा जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई ने क्लेम किया कि इस स्कैम में और भी कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती है। सीबीआई ने जब एफआईआर निकाली इसकी, तब एफआईआर में लिखा था कि जो कंपनीज है ना, जिसने जिसने स्पेक्ट्रम ये कोल रिजर्व को खरीदे, है ना, उन कंपनीज ने अपने नेटवर्थ को बढ़ा कर दिखाया था। कंपनीज ने अपने कोल एलोकेशन की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया, और बाद में पता चला कि ये कंपनी एलोकेट होने वाले कोल रिजर्व की इलीगल तरीके से जमाखोरी कर रही है। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी के अकॉर्डिंग 2004 से नहीं, 1993 से ये अनऑथराइज्ड तरीके से कोल एलोकेशन का काम चल रहा था। मार्च 2012 में जब कैग ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो उसमें कोल रिजर्व एलोकेशन के ऑप्शन ना कराने के साथ साथ एक और पॉइंट थी कि कोल रिजर्व एलोकेशन पे गलत ठहराई गई। वो थी कोल रिजर्व को सस्ते में बेचने की वजह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को 10,70,000 करोड़ रुपए का फायदा। दोस्तों, एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट ने 2004 से 2009 तक टोटल 155 कोल ब्लॉक्स या कोल रिजर्व को अनऑथराइज्ड तरीके से कंपनीज को एलोकेट किए, जिससे प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिनमें स्ट्रेटेजिक एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी इलेक्ट्रो स्टील, तीसरी जिंदल स्टील एंड पावर और भूषण पावर स्टील, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और भी ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी जिन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, जिनमें एनटीपीसी, एमएमटीसी, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां इन्वॉल्व थी। इस वजह से बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी घेरे में आए, जैसे जगत रक्षण, सुबोध कंसहाय, विजय दर्दे और नवीन जिंदल। ये सभी पार्लियामेंट के मेंबर या मिनिस्टर थे उस टाइम के। 17 अगस्त 2012 को कैग ने फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें वो फिर वही दो बातों पर ही अड़ी थी, एक ऑक्शन ना करवाना और एक की कंपनीज को इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे। 250 पेज की इस रिपोर्ट में कैग अपने 10,70,000 करोड़ रुपए के एस्टिमेटेड लॉस को कम करके 1,86,000 करोड़ रुपए दिखाई। कैग ने इस पर यह सफाई दी कि एस्टिमेटेड लॉस इन सीटू कंडीशन वाले कोल का था। दोस्तों, इन सीटू कोल वो कोल होता है जो जमीन के काफ़ी अंदर होता है, अगर उसे फिल्टर भी करो तो उससे काफ़ी कम कोयला निकलता है। तो ऐसा करके ये चीज़ अभी भी अननोन है कि एक्चुअल में कहाँ कितना घपला हुआ है। दोस्तों, फिर जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने 1993 से एलोकेट की गई 218 कोल ब्लॉक्स में से 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। एक्चुअल में दोस्तों, मनमोहन सिंह को 2004 से पता था कि कोल एलोकेशन में 1993 से कुछ घपला हो रहा है, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने इसे अनऑथराइज्ड तरीके से आगे चलने दिया। वो चुप क्यों थे, क्या पता। दोस्तों, तीसरे केस में आते हैं। अब जो तीसरे केस में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले की। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ये वो नाम थे जो इस फ्रॉड में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। ये केस उतना बड़ा तो नहीं है और इससे भी ज़्यादा पैसों वाले फ्रॉड हुए इंडिया में, लेकिन इसमें जो तरीका यूज़ हुआ है थोड़ा यूनिक प्रोसीजर है, वो जानने लायक है। दोस्तों, इसके एक्चुअल डेट नहीं बताऊंगा कि कब क्या हुआ, आपको बस इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया गया। देखो दोस्तों, नीरव मोदी को चाहिए था लोन, वो भी फॉरेन के एक एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक से। उसको वहीं बाहरी बिजनेस करना था फॉरेन में। अब थोड़ा केस से दूर हटके इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मुझे लोन चाहिए इंडिया के बाहर, है ना, तो उसका एक और प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर है बायर्स क्रेडिट। अब ये होता क्या है, पहले तो मेरे को बाहर लोन चाहिए अब्रॉड के बैंक से, लेकिन ठीक है, लेकिन इस प्रोसीजर में हम अपने कंट्री के बैंक को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे, देखो मेरे को लोन चाहिए बाहर के बैंक से, ठीक है। अब मैं जाऊंगा पंजाब नेशनल बैंक, अपने नेशनल बैंक में, है ना, और उनको बोलूंगा मुझे लोन चाहिए फॉरेन के बैंक से। अब पंजाब नेशनल बैंक देखेगा कि मुझे कितने लोन की ज़रूरत है, और वो साथ ही साथ देखेगा कि मैं वो लोन को बाद में चुका सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं लोन को चुका सकता हूँ तो वो मुझे एक LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा।
ठीक है, ये एलओयू थोड़ा बाद में बताऊंगा। अब ये एलओयू और कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर मैं उस फॉरेन बैंक में जाकर लोन जब अप्लाई करूंगा तो वो बैंक मुझे आसानी से एलओयू के दिखाने पर मुझे लोन दे देगा, कोई झंझट ही नहीं। अब आसानी से इसलिए वो लोन दे देगा क्योंकि दोस्तों एलओयू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है कि जब मैं अगर लोन उस फॉरेन कंपनी को ना दे पाऊँ या लोन के पैसे उस फॉरेन कंपनी को ना चुका पाऊँ तो वो एलओयू जिस बैंक ने इशू किया है, इस केस में वो पंजाब नेशनल बैंक है, तो अगर मैं लोन नहीं चुका पाता या लोन के पैसे नहीं चुका पाता तो वो लोन के पैसे पीएनबी को चुकाना पड़ेगा फॉरेन बैंक को। तो दोस्तों ये है प्रोसीजर। अब नीरव मोदी के केस में वापस आते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के 2 एम्प्लॉय को अपनी तरफ किया, पैसे देकर या जो भी तरीके से, ठीक है, ताकि कम काम जो है उनका थोड़ा आसान हो सके। फिर वो और उनके साथ उनके अंकल मेहुल चौकसी जो गीतांजलि ज्वेलर्स के ओनर थे उस टाइम, वो गए पंजाब नेशनल बैंक और लोन के लिए रिक्वेस्ट की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक चेक करेगा कि नीरव मोदी वो लोन चुका पाएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी सिक्योरिटी चेक नीरव मोदी के केस में किया नहीं गया और उनको एक फेक एलओयू, फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाकर दे दिया गया। अब ये फेक एलओयू नीरव मोदी ले जाकर फॉरेन में मौजूद हांगकांग के एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक को जाके दिए और लोन उनका अप्रूव हो गया। और ये जो घपला चला वो चला पूरे 7 साल, 2011 से 2018 तक। इन 7 सालों में नीरव मोदी करीब 11,400 करोड़ रुपए का घपला कर चुका था। दोस्तों जब फॉरेन में मौजूद एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक जब लोन अप्रूव करते या कोई नीरव मोदी के लिए बड़ा ट्रांजैक्शन होता तो वो एक स्विफ्ट की पंजाब नेशनल बैंक को भेजते। दोस्तों ये स्विफ्ट कोड एक टाइप का लोन अप्रूवल कंफर्मेशन कोड होता है। अब इतना बड़ा लोन पास हो रहा है तो सेकंड वेरिफिकेशन तो बनता है ना। और दोस्तों ये स्विफ्ट कोड को नीरव मोदी से मिले हुए पंजाब नेशनल बैंक के वो 2 एम्प्लॉय डेटाबेस में ये डेटा रिकॉर्ड ही नहीं करते थे और स्विफ्ट कोड को इलीगली तरीके से अप्रूवल देते जाते थे। दोस्तों सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये सीबीएस भी एक टाइप का डेटाबेस सिस्टम है। अब उधर फॉरेन बैंक जब नीरव मोदी को लोन देता तो इधर पंजाब नेशनल बैंक को भी फॉरेन बैंक को पैसे भेजने होते थे। अब ये जो ट्रांजैक्शन होते थे इस ट्रांजैक्शन की डिटेल को इसी सीबीएस में रिकॉर्ड करना पड़ता था ताकि ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन इन 2 एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों इस 7 साल चले 11,400 करोड़ रुपए के फ्रॉड का सच तब सामने आया जब इन 2 में से एक एम्प्लॉय के जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय आया। उसने देखा कि एक बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से हो रहा है। उसने सिक्योरिटी चेकिंग देखी लेकिन कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी गारंटी का कोई डॉक्यूमेंट उस अकाउंट से यानी कि नीरव मोदी के पास नहीं है। तब इस एम्प्लॉय ने करोड़ों में हुए इस घोटाले का इसको पता चला और इसने कंप्लेन की। दोस्तों इसके बाद नीरव मोदी, उनकी वाइफ, उनका भाई और उनके अंकल मेहुल चौकसी फ्रॉड को करने के बाद बाहर विदेश भाग गए। ये सही है, पहले फ्रॉड करो फिर विदेश भाग जाओ। दोस्तों इससे करीब पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मोदी वैसे अभी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल एजाइलम में अभी कैद है। दोस्तों तो ये 3 बड़े बड़े स्कैम आपके सामने हैं। ऐसे भारत में बहुत सारे सैकड़ों बड़े बड़े फ्रॉड केसेस हुए हैं, जैसे आईएनएक्स मीडिया केस, पी चिदम्बरम जैसे बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे इसमें, इनको जेल भी भेजा गया। और लालू प्रसाद जी का चारा घोटाला, विजय माल्या का 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाला, 3 प्लेयर की लाइफ बर्बाद हो गई थी, उसमें श्रीसंत का नाम भी आप सुने होंगे। कॉमनवेल्थ कंट्रोवर्सी, 70,000 करोड़ रुपए का वहाँ स्कैम हुआ था। सहारा स्कैम, 27,000 करोड़ रुपए का वहाँ नुकसान हुआ था। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर वाला केस, 3,500 करोड़ का वहाँ पे घोटाला, व्यापम केस, ऐसे बहुत ज़्यादा घोटाले फ्रॉड हुए हैं पूरे इंडिया भर में। कोई कोई केस तो क्लोज हो चुके हैं लेकिन 80% अभी भी रनिंग में है। दोस्तों एक्चुअल में ये जिन पैसों से बैंकों का फ्रॉड करते हैं वो एक्चुअल में हमारा ही तो पैसा है जो हम टैक्स पे करते हैं सरकार को। सरकार ये बैंकों और फर्म्स में इन्हीं पर तो इन्वेस्ट करती है और नीरव मोदी और माल्या जैसे लोग इन्हीं पैसों पर ऐश करते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बड़े बड़े फ्रॉड की छोटी छोटी समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।